नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय शासन और राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। क्षेत्रीयवाद पनपने के क्या कारण हैं, भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद का क्या विश्लेषण है, क्या क्या उग्र रूप इसके देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद के जो दुष्परिणाम है उसको हम देखेंगे कि भारतीय शासन और राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद के कारण क्या कठिनाइयां, मुश्किलें, दुष्परिणाम हमें भुगतने को पड़ते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला, विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीयवाद के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। क्षेत्रीयवाद की भावना के कारण एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अपने आप को अलग समझता है। यहाँ तक कि एक राज्य दूसरे राज्य से अपने आप को अलग समझता है। एक राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले विभिन्न संस्कृति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग या विभिन्न रहन सहन की दृष्टि से उनमें जो भिन्नता है वो अपने आप को अलग सिद्ध करते हैं, अलग समझने की कोशिश करते हैं और उसके कारण दोनों के बीच आपस में संघर्ष की, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये जो संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है ये अपने आप को भारतीयता की दृष्टि से या एक भारतीय नागरिक या हम भारत के लोग हैं, इस प्रकार की भावना से उन्हें बहुत दूर ले जाती है। वो अपने आप को किसी धार्मिक दृष्टि से देखते हैं या भाषाई दृष्टि से देखते हैं या किसी जाति की दृष्टि से देखते हैं और उसके कारण जो राष्ट्रीय एकता है वो संकट में पड़ जाती है। तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष की और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और ये संघर्ष और तनाव राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो संबंध है वो विकृत हो जाता है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था तभी सुचारू रूप से संचालित हो सकती है जब संघ और राज्यों के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। क्षेत्रीयता की भावना के कारण संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण स्थिति ग्रहण कर लेते हैं और राज्यों के द्वारा, केंद्र के द्वारा यदि राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार की सहायता दी भी जाती है तो भी राज्य सरकारें उस सहायता को पाकर भी कई बार केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाती हैं। राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न मुद्दों के संबंध में भी केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। हमेशा उनकी स्वायत्ता के ऊपर केंद्रीय सरकार अनुचित हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं इससे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण होते हैं और जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर भारत के राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है। राष्ट्रीय एकता पर जहां असर पड़ता है वहां पर विभिन्न क्षेत्रों का जो संतुलित विकास है वो भी संभव नहीं हो पाता है और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान केंद्र के ऊपर आरोप लगाने में लगा रहता है, अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान की और उनका ध्यान कब रहता है, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने के संबंध में उनका ध्यान रहता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के आरोपों के ऊपर सफाई देने के ऊपर उनका ध्यान रहता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास होना चाहिए उससे केंद्रीय सरकारें भी और राज्य सरकारें भी बहुत दूर चली जाती हैं। इसलिए क्षेत्रीयवाद केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर, क्योंकि राज्य सरकारों के अंतर्गत जो लोग हैं या जो दल है वो क्षेत्रीयता की भावनाओं को पनपा कर अपने आप को भारत से अलग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और ये भेदभाव का आरोप लगाकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं जिससे उनको ये लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहचान बनाने के लिए हमें संघर्ष करना है। इस प्रकार की भावनाएं जब उभरती है, जो दूसरे लोग राज्य में निवास कर रहे हैं उनके प्रति भी अलगाव की भावना पनपती है जिससे केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण होते हैं और तनावपूर्ण संबंधों में जो भारत का विकास है वो कहीं दूर चला जाता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का भी विकास होता है।
क्षेत्रीयवाद की जब भावनाएं पनपती है या अपने आप को जब हम भारत से अलग समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे स्वार्थी लोग, स्वार्थी दल भी पैदा हो जाते हैं जो कि भावनाओं में घी में आग देने का कार्य भी करते हैं। और ये जो स्वार्थी जन है, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता कि वो क्षेत्र का विकास करे या भारत का विकास करे। उनका क्षेत्रीय विकास या भारत के विकास से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे स्वार्थी लोगों का एक ही कार्य होता है कि वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना उनका एक ही उद्देश्य होता है। जब उनको ये लगता है कि भाषा के नाम पर हम क्षेत्रीयता की भावना बढ़ा सकते हैं, या आर्थिक विकास के नाम पर हम क्षेत्रीयता की भावना बढ़ा सकते हैं, या धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर क्षेत्र विशेष के लोगों में हम इस तरह की भावनाओं को उभारते हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा हमें ही होता है। तो इस प्रकार के स्वार्थी जन पैदा होते हैं, स्वार्थी लोग पैदा होते हैं, जिन्हें विकास से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। अपने स्वार्थों को सिद्ध करके वो अपना फायदा उठाते हैं। इससे भारत की एकता, भारत की अखंडता को गंभीर चोट पहुंचती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भाषा की जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीयता की भावना के कारण भाषा की समस्या कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा जटिल होती है। भाषा के नाम पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो पुनर्गठन के आधार पर जो भाषा की समस्या है वो उल्टा कम नहीं हुई बल्कि और ही ज्यादा बढ़ गई। जैसे असम के अंतर्गत काफी बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान भी रहते हैं, जो कि वहाँ पर बंगला उन्होंने असमिया बोलना शुरू कर दिया है। असम के जो लोग, स्थानीय लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको ये लगता है कि जब स्थिति सामान्य होगी तो ये वापस से अपनी भाषा बोलने लग जाएंगे और ये असमिया भाषी है, ये अल्पमत में आ जाएंगे, वो बहुमत में आ जाएंगे। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो भी भाषा की समस्या को एक गंभीर संकट की स्थिति में डाल देती है। इसके अलावा जो दक्षिण के राज्य है, उनको भी ये लगता है कि हिंदी को उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है और वो हिंदी भाषी व्यक्तियों से एक द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। एक देश विशेष में जहाँ पर भाषा के आधार पर यदि पुनर्गठन किया जाता है, किसी अपनी भाषा को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरी भाषा को निम्न माना जाता है, हीन माना जाता है, या अपनी भाषा के अस्तित्व के ऊपर उनको ये लगता है कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, उससे भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो वो दूसरे राज्यों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखेंगे ही। इससे जो भाषा की समस्या है, क्षेत्रीयतावाद के कारण भाषा की समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और ही ज्यादा उनका जो रूप है वो उग्र रूप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्षेत्रीयवाद की सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ती है। चाहे क्षेत्रीयतावाद धर्म के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो, अलगाववाद के आधार पर हो, राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आता है। और ये क्षेत्रीयवाद की भावना यदि थोड़ी ठीक रूप में रहे तो ठीक है, लेकिन यदि ये क्षेत्रीयवाद की भावनाएं कई बार भारतीय संघ से राज्यों को अलग रहने की स्थिति में भी, राज्यों को अलग बनाने की स्थिति में, राज्यों के निर्माण की दृष्टि से भी जब उभर कर सामने आती है, तो ये राष्ट्रीय एकता, भारत की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। और ये गंभीर चुनौती के रूप में जब सामने आती है तो उससे पड़ोसी देश है उनको भी समर्थन प्राप्त होता है। इससे भारत का अधिकांश समय, अधिकांश पैसा, अधिकांश योजनाएं यहीं पर खत्म हो जाती है और भारत का विकास सही दिशा में नहीं हो पाता है। इसलिए राष्ट्रीय एकता के लिए भी गंभीर चुनौती बनकर सामने आती है। हालांकि भारत के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। और जब भी इन पृथकतावादी ताकतों ने, शक्तियों ने अपना सिर उठाया है, उसके सिर को कुचल दिया है, लेकिन फिर भी समय समय पर राष्ट्रीय एकता की अखंडता को यह चुनौती क्षेत्रीयवाद की भावनाएं देती है। जब क्षेत्रीयतावाद का इतना दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है,
एक क्षेत्र दूसरे देश से संघर्ष की स्थिति रखता है, तनाव की स्थिति रखता है, केंद्र राज्यों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, समस्याएं और ज्यादा जटिल होती है, राष्ट्रीय एकता के ऊपर, अखंडता के ऊपर, राष्ट्रीय एकता अखंडता के ऊपर गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे क्षेत्रीयतावाद को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से उपाय करें कि भारत के अंतर्गत ये जो समस्या है क्षेत्रीयतावाद की, इस समस्या से हम छुटकारा पा सके। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें, तो उन उपायों के संदर्भ में हम कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला है संतुलित आर्थिक विकास। विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाए। किसी भी क्षेत्र को ये महसूस नहीं हो कि उसके आर्थिक विकास के नाम पर दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है, या उनके राज्यों की जो इतनी अधिक आय है, यदि ये अलग राज्य बन जाए तो इनका जो पैसा है वो इन्हीं राज्यों में इनकी विकास योजनाओं में खर्च होगा। तो इस प्रकार की भावनाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो विकास है, हालांकि जो विभिन्नता है वो विभिन्नता तो रहेगी, लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी जो आर्थिक विकास है उसमें संतुलन रहे। ऐसा नहीं हो कि किसी एक क्षेत्र का तो बहुत ज्यादा विकास हो जाए और जो दूसरा क्षेत्र है वो विकास की दृष्टि से पिछड़ जाए। संतुलित विकास की योजनाएं केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। दूसरा, समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए। भारत के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 28 राज्य हैं, उनके लिए समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए। राज्यों के अंतर्गत किसी भी दल की सरकार क्यों नहीं हो, केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जो आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए उसमें विभिन्न राज्यों में दलों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। वर्तमान समय जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों को कोरोना संकट से उभरने के लिए जो आर्थिक सुविधाएं, व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्य अपने आप को इसमें भेदभाव हो रहा है इस प्रकार की स्थिति उनमें महसूस नहीं हो। जो भी सुविधाएं दी जाए, यदि कहीं बाढ़ आती है, अकाल आता है, तो ऐसे समय में भी केंद्र सरकार के द्वारा यदि सुविधाएं दी जाए तो उसमें राज्यों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत भाषा संबंधी जो झगड़े हैं, वो भाषा संबंधी झगड़ों को हल करने के लिए, झगड़ों को दूर करने के लिए हिंदी को यदि राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है तो उस क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं हैं उनको भी समान महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि उन भाषाओं के संकट उत्पन्न हो रहा है ऐसी स्थिति उन्हें महसूस नहीं हो और हिंदी को जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया जाए। हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में यदि वो रहते हैं तो उसके लिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। भाषा संबंधी जो झगड़े हैं उनका हल आपसी बातचीत के द्वारा, सौहार्दपूर्ण माहौल के द्वारा इन भाषा संबंधी झगड़ों को दूर। भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण एक राज्य दूसरे राज्य के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं सभी अलग अलग है। तो ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि एक राज्य दूसरे राज्य में के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे एक राज्य दूसरे राज्य की संस्कृति, पहनावा, जो उसके लोक नृत्य है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करे और एक गर्व की भावना महसूस करे कि इन विभिन्नताओं भरे देश के हम निवासी हैं। वो अपने आप को उस विभिन्नता को अलग मानकर कार्य नहीं करे, बल्कि अपने आप को गर्व की भावना महसूस करे कि भारत विभिन्नताओं भरा देश है, बल्कि विभिन्नताओं को अलग पहचान के रूप में नहीं अपनाए। इसके अलावा जो ये राज्यों के द्वारा ये आरोप लगता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत भी प्रत्येक राज्य उसको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीयवाद की जो भावनाएं हैं उनको पनपने का मौका ही नहीं मिले। नेक्स्ट, जो क्षेत्र विशेष की उचित आकांक्षाएं हैं, उन उचित आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। यदि कोई क्षेत्र विशेष की जो कोई मांग है और वो मांग उचित है तो उन मांगों को अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए।
उस मांग को इस आधार पर नकारा नहीं जाना चाहिए कि अमुक राज्य में हमारे दल की सरकार नहीं है। तो उचित आकांक्षाओं को अवश्य पूरा किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यदि कुछ तनावपूर्ण संबंध भी है तो उनको तनावपूर्ण संबंधों को दूर करने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाना चाहिए। आपसी बातचीत के द्वारा तनाव के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए और केंद्रीय सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किए जाने चाहिए कि अपनी सर्वोच्च स्थिति को बनाते हुए राज्यों के ऊपर किसी भी नियम को थोपने की कोशिश नहीं की जाए, बल्कि एक बातचीत का माहौल बनाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंतर्गत राज्यों से यह आग्रह किया जाए कि अमुक चीज को वो माने। तो सौहार्दपूर्ण माहौल में केंद्र राज्यों के बीच जब संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे तो दोनों के बीच क्षेत्रीयता की जो भावनाएं हैं वो पनपेगी नहीं। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कई विद्वान ये भी मानते हैं कि क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव हमेशा नकारात्मक रूप में पड़े ऐसा नहीं है। कई बार क्षेत्रीयवाद के कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव होता है, उस क्षेत्र विशेष की आकांक्षाएं सही रूप में पूरी होती है और केंद्रीय सरकार उस क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास की ओर, स्वायत्तता की ओर ध्यान देती है तो उससे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव होता है। तो कई बार क्षेत्रीयतावाद सकारात्मक रूप में भी होता है और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयतावाद दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी संभव है। लेकिन क्षेत्रीयतावाद के कारण जब नफरत फैलाई जाती है, राज्य सरकारों को भंग किया जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर अनुचित दबाव अपनाए जाते हैं, अलगाववाद की, पृथकतावाद की भावनाएं पनपती है, हिंसा का माहौल, आंदोलन का माहौल, इस प्रकार का जो माहौल पैदा किया जाता है, एक जाति विशेष, भाषा विशेष, धर्म विशेष के प्रति लोगों की भावनाओं को भड़काकर दूसरे धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र के लोगों के ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई या उग्र आंदोलन या मारकाट इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो वो क्षेत्रीयतावाद अवश्य ही राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती के रूप में सामने आता है। तो क्षेत्रीयतावाद को हम विभिन्न उपायों के माध्यम से रोक सकते हैं और राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।